विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 10वीं हिंदी विषय, इसी कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 7, इसका नाम है खुला आकाश। लेखक है कुंवर नारायण। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेखक कुंवर नारायण 29 वर्ष की आयु में, लेखक कुंवर नारायण इनका 29 वर्ष की आयु में प्रथम काव्य संग्रह प्रसिद्ध हो गया था, जिसका नाम है चक्रव्यूह। 1951 में लखनऊ से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट की उपाधि अंग्रेजी विषय को लेकर प्राप्त की थी। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 फैजाबाद, उत्तर प्रदेश इस दिन हुआ। इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 2017 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हो चुकी। नई कविता आंदोलन के सशक्त ऐसे हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा जो है, हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती है, कथा है, कहानी, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी। तो इनकी मूल विधा जो है वह कविता है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी बड़े अच्छे से अपनी लेखनी चलाकर अपने बुद्धिमत्ता का उन्होंने परिचय दिया। इनकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इनको, कुंवर नारायण जी को, भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ यह पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और ये पुरस्कार प्राप्त उनको प्रतिभा ताई देवी सिंह पाटिल, तत्कालीन उस वक्त के राष्ट्रपति, इनके हाथों 2005 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चक्रव्यूह ही उनका पहला काव्य संग्रह। 29 वर्ष की आयु में ये काव्य संग्रह प्रसिद्ध हो गया था। फिर तीसरा सप्तक है, परिवेश है, हम है, तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि ढेर सारे ऐसे उनके संग्रह दिखाई देते। बच्चों, खुला आकाश ये पूरक पठन है, और पूरक पठन कृति क्रमांक 3 में ये पूरक पठन इसके आधार पर कृति पत्रिका में पूछा जाता है। खुला आकाश, ये खुला आकाश ये एक डायरी विधा है। डायरी लिखने की आदत बड़ी अच्छी होती है। तो ये डायरी विधा के माध्यम से लेखक कुंवर नारायण जी ने संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार जो है उन्होंने स्पष्ट किए। इस पाठ में इनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से हमें संवाद करने चाहिए। यही इस पाठ का मतलब इस पूरक पठन का प्रमुख उद्देश्य है। संघर्ष रहेगा, साहित्य है, आत्मचिंतन है, जीवन क्रम है, ऐसी ढेर सारी बातें जो है इस डायरी विधा के माध्यम से लेखक कुंवर नारायण इन्होंने व्यक्त की हुई। तो ये जो खुला आकाश
इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। उसमें से पहले परिच्छेद की ओर हम बढ़ते। पहला परिच्छेद दिया उन्होंने, अंदर की दुनिया। क्या कहते? हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारे अंदर की दुनिया जो है, हमारे अंदर का जो जग है, दुनिया है, संसार है, और बाहर की दुनिया जग से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। हम उसका विस्तार नहीं करते। हमें उसको बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। मन बड़ा उदारवादी होता है, विस्तीर्ण होता है, लेकिन अपने मन को, अपने विचारों को, अपने हृदय को लोग छोटा करते जा रहे। संकीर्ण वृत्ति, नैरो माइंड। तो लेखक कहते हैं कि हमें उसे विस्तार करना चाहिए, परंतु बाहर की अपेक्षा उसे हम छोटा करते चले जाते और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते। निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो। ऐसी अवस्था हमारे अंदर की दुनिया की। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है, शक्य है, तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। ऐसा कहते हैं कि हम शरीर को काबू में कर सकते, लेकिन मन को हम काबू में नहीं कर सकते। ये तो पूरा स्वतंत्र है, आजाद है। हमारी भीतर की दुनिया में, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं आजादी जो है, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है, शक्य है, तो इसे भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी, स्वार्थी, निस्वार्थी, विलोम शब्द प्रस्तुत परिच्छेद में आया हुआ विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए तो आ गया स्वार्थी, निस्वार्थी। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। इसीलिए लेखक ने स्वार्थी और निस्वार्थी शब्द के महत्व के बारे में बताया। हमारे अंदर की दुनिया जो है, बाहर की दुनिया से कहीं बड़ी है, लेकिन हमारे अंदर स्वयं, खुद, ये शब्द जब निर्माण होते तो वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ निर्माण होता है। हमें निस्वार्थी होना चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थी होता है, उसकी मन की दुनिया बहुत बड़ी होती है, उस दुनिया का बड़ा विस्तार होता है। निस्वार्थ अर्थों में दूसरों के लिए वो महत्व भी रखता है, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य वो करते रहता है, और स्वयं अपने लिए तो निस्वार्थ ये गुण बड़ा विशेष महत्व रखता है। इसीलिए हमने हमेशा निस्वार्थी रहना चाहिए, ऐसा लेखक पहले परिच्छेद के द्वारा व्यक्त करते। डायरी का पन्ना उन्होंने लिखा है 10 मार्च 1998 को। अगला परिच्छेद हम कभी देखते हैं, ये मकान पर मकान। मकान मतलब हमारा घर। क्या कहते लेखक? लेखक कहते जिस गली में आजकल रहता हूं, जिस गली में लेखक कहते मैं आजकल रहता हूं, वहां एक आसमान भी है, वहां एक आसमान भी दिखाई देता है। लेकिन जो आसमान भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश है, ना पेड़ लगा सकते हैं। गली देखिए कैसी है। लेखक कहते हैं जिस गली में मैं आजकल रहता हूं, वहां तो आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। गली में पेड़ भी नहीं है,
आसमान दिखाई नहीं देता, पेड़ दिखाई नहीं देते, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश है, ना हम पेड़ लगाने के लिए हमारे पास कोई जगह है। मकान ही मकान है, जिधर नजर दौड़ाओ उधर मकान ही मकान मिलते। इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं। ऐसा लगता है कि मकान पर मकान लाद दिए गए। लंद फंद, लंद फंद का मतलब होता है अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित नहीं है। लंद फंद, कहीं कोई किधर निकला हुआ है तो कोई किधर निकला हुआ है, कहीं ऊपर है तो कोई छोटा है तो कोई नीचे है। लंद फंद अव्यवस्थित, मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक संकरी, संकरी ने छोटी छोटी यानी पतली गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। लेखक कहते कि आजकल मैं जिस गली में रहता हूं वह आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता, गली में पेड़ भी नहीं है, ना पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है, मकान ही मकान है। मकान की लगता है कि मकान पर मकान लंदे हुए, इतने की लंद फंद अव्यवस्थित, एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक गली है बड़ी संकरी है, छोटी है, पतली है, मानो गली फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं। जिस मकान में रहता हूं उसके बाहर झांकने से, देखने से बाहर नहीं, बाहर नहीं, सिर्फ दूसरों के मकान और एक गंदी व तंगली दिखाई देती है। जिस मकान में मैं रहता हूं उससे बाहर झांकने से, बाहर छोड़िए बाहर कहां, जब झांकता हूं तो दूसरे के मकान और एक गंदी व तंगली दिखाई देती है। तंग इन्हें बहुत ही छोटी पतली गली दिखाई देती है। तो ये कहते हैं तंगली दिखाई देती है। चिड़िया जो है दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। चिड़िया दिखती है लेकिन वो तो आसमान में उड़ती हुई नजर आनी चाहिए, या पेड़ों पर बैठी हुई नजर आनी चाहिए, और उस गली में तो पेड़ ही नहीं तो कहां नजर आएगी। आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता है तो कहां चिड़िया दिखने वाली। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, फिर कहां, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। कहां दिखाई देती है, बिजली, बिजली के जो खंभे हो गए या बिजली की जो तारे होगी या टेलीफोन की जो तारे होगी उन पर बैठी नजर आ रही है। असल में उनकी बैठने की जगह कहां, पेड़ों पर, लेकिन गली में ना पेड़ है ना पेड़ लगाने की गुंजाइश है। आसमान है, आकाश है लेकिन दिखाई नहीं देता है। चिड़िया है लेकिन वह तारों पर बैठी हुई, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहां वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। घर ही इतने छोटे छोटे होंगे, ना बातचीत करते हुए दिखाई देती हैं, ना घरों के अंदर जो है उनके घोंसले बिल्कुल वह भी बनाती हुई नहीं दिखाई देती। उन्हें देखकर लगता मानो ये प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक, नैसर्गिक। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है, नैसर्गिक। ये कहते वह जो है प्राकृतिक नहीं, मतलब नैसर्गिक वो नहीं लगती। रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने जो शायद इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हो, ऐसी वो चिड़िया लग रही है जिनका वास्तव्य पेड़ों पर होना चाहिए, आसमान में उड़ते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन
जिस गली में मैं रहता हूं वहां मकान ही मकान इतने लंद फंद मानो लदे हुए, वहां की अवस्था इतनी बुरी हो चुकी है। जो चिड़िया है, चिड़िया जो न आसमान में उड़ती नजर आ रही है, पेड़ों पर बैठने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उस गली में ना पेड़ है, ना पेड़ लगाने की गुंजाइश है। मानो उनको देखकर ऐसा लगता है वो बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी नजर आ रही है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो प्राकृतिक नहीं, कुदरती नहीं, कोई रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने जैसी वो लग रही है। शायद ही जितनी चाबी हम उसमें भर देते उतनी वो फुदकती है, बस वैसी नजर आ रही है, मानो चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हो। ऐसी कृत्रिमता उन चिड़ियों के अंदर नजर आ रही है। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की मैं भारी भरकम कोशिश कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। आज मनुष्य किस स्थिति में रह रहा है? आज उसको रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, वो सुख चैन से नहीं रह पा रहा है। उसको जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा उसे प्राप्त नहीं हो रही है। लेखक कहते कि मैं ऐसे गली में रह रहा हूं। लेखक क्या, महानगरों की ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। पर्याप्त सोने के लिए जगह नहीं, शुद्ध लेने के लिए हवा नहीं, जो मतलब नैसर्गिक स्थिति चाहिए, पेड़ चाहिए, खुला आसमान दिखाई देना चाहिए, सूर्य की किरणें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन इस महानगरीय सभ्यता में ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। आज स्थिति बड़ी भयानक हो चुकी है। जो चाहे वह उधर मकान बढ़ा रहे, मकान पर मकान लदे जा रहे, लंद फंद ने अव्यवस्थित, आसमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ पौधे होने चाहिए गली मोहल्ले में, वो नहीं है, ना लगाने की गुंजाइश है। सबसे बड़ी बात है, जो चिड़िया जो है इधर उधर फुदकती रहती है, लेकिन वो चिड़िया भी क्या कि लोगों के घरों में वो घोंसले बनाए, लेकिन घोंसले बनाने के लिए उसे कुछ जगह नहीं, पेड़ों पर बैठने के लिए उसको जगह नहीं, आसमान में उड़ नहीं सकती, इसीलिए वो दिखाई देती है जरूर, लेकिन टेलीफोन या बिजली के तारों पर बैठी हुई नजर आ रही है। लेखक कहते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है ये कोई नैसर्गिक नहीं है, ये तो कृत्रिम बनावटी है, मानो प्लास्टिक के बने खिलौने जैसी। इधर उधर जितनी चाबी हम भरेंगे इधर उधर फुदकेगी, चू चू की आवाजें करेगी। बस ऐसे संकरी, पतली, छोटी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते लड़ते अपने मोहल्ले से, लेखक कहते बाहर निकलने की मैं भारी कोशिश कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। हर कोई वहां से निकलना चाहता है, लेकिन आज मनुष्य के हालात ऐसे हो चुके कि वह ऐसे स्थिति में जीने के लिए वह मजबूर हो रहा है। 10 मार्च 1998 को ये उन्होंने डायरी का पन्ना लिखा था। सही साहित्य किसे कहेंगे? सत्य साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। साहित्य के बारे में चर्चा कभी हम करेंगे, साहित्य से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। एक लेखक होता है जो किताबें लिखता है, प्रकाशक होता है जो प्रकाशित करता है, संपादक होता है जो संपादित करता है, आलोचक होता है जो किताब की आलोचना करता है, और एक महत्वपूर्ण घटक पाठक जो किताब को पढ़ता है। कोई भी किताब से, कोई भी साहित्य से ये 5 लोग जुड़े रहते हैं। पंडित हजारी प्रसाद की एक निबंध मैंने पढ़ा था, आपने मेरी रचना पढ़ी? कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है, कोई आलोचक के पास अपनी किताब भेजता है,
भेजने के बाद कभी कोई समीक्षक, कोई आलोचक हमें मिले तो उसने हमें कहना चाहिए कि वाह, बहुत सुंदर किताब आपने लिखी। लेकिन नहीं, आज की साहित्य क्या करते, जैसे आलोचक मिलते तो पूछ बैठते क्या आपने मेरी रचना पढ़ी। आज का साहित्य ने बद्री नारायण, खींच तान कर किया हुआ साहित्य, बद्री नारायण संबंधों ने दिखाया देता है। साहित्य वही अच्छा होता है कि दोनों आंखों से देखें, जिसमें कोई एक तरफा निर्णय ना हो, सिर्फ बाई इन लेफ्ट, सिर्फ दाई इन राइट, आंखों से नहीं। मतलब आज में इसे देखा जाए, बड़े बड़े समाज में अच्छे अच्छे साहित्यकार पड़े हुए, आपका प्रकाशक से अच्छा ताल्लुकात है, संपादक से अच्छा है, तो आपकी किताबें अच्छे से छप सकती है। किताबें जब छपती हैं तो उसके लिए अर्थ सहाय्य देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पहले पन्ने दूसरे पन्ने पर उनकी विज्ञापन हमें छपवाना पड़ता है। तो लेखक यही बताना चाहते हैं, संपूर्ण साहित्य, सही साहित्य वह है जिसको हमें दोनों नजरियों से देखना चाहिए, ऐसा लेखक इसके माध्यम से व्यक्त करते। असल में देखा जाए, अगला जो परिचय दिया उन्होंने, सिर्फ मनुष्य, अगला जो परिचय दिया है कि जाने खुद को हमें जानना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। चुपचाप बैठिए, अपने बारे में हमें सोचना है। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। खुद के बारे में सोचिए। कोशिश, हमें प्रयत्न ये करना है कि दूसरे या सब कहीं भी हमारे उस आत्मचिंतन के बीच नहीं आना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। कितने फायदे? दो। तो हमें सोचना है, लेकिन उसमें दूसरे या सब कहीं भी नहीं आना चाहिए। हमें आत्मचिंतन यानी क्या? स्वयं विचार करना। आत्मचिंतन का अर्थ क्या होता है? स्वयं विचार करना। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। इसका एक फायदा है कि अपने आप को हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि हम स्वयं खुद क्या है। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं, दंभ, अभिमान, मिथ्या अभिमान, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते, दावा रखते, अभिमान रखते, मिथ्या अभिमान रखते। जब आत्मचिंतन करेंगे तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। जो हमेशा दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का हम दावा रखते, दंभ रखते, अभिमान रखते। दूसरा क्या है? हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा भी होगी, जिसके प्रतिक्षण हर पल मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से, ठीक तरह से सोच पाते, न सक्रिय हो पाते। लेकिन कहते जिससे प्रतिक्षण मौजूद जो रहते हमेशा, ना वो अपने बारे में न तो संतुलित ठीक ढंग से सोच पाते, न सक्रिय हो पाते, उसमें ना घुल मिल जा सकते। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। दूसरों की सोच समझ में हमें उतना भरोसा रखना चाहिए, उतना विश्वास रखना चाहिए जितना हम अपने सोच समझ में रखते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सकारात्मक दो प्रवृत्ति होती है, एक सकारात्मक, दूसरी होती है नकारात्मक।
हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हमने उसको अपनाना चाहिए, वो भी सकारात्मक तरीके से। दूसरा अन्य नहीं, अंत में है हमारे प्रतिरूप, हम हमसे अलग या भिन्न नहीं। दूसरा अन्य कुछ नहीं है, वो तो अंत में है हमारी प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। ये बातें हमने खुद को जानकर समझ लेनी चाहिए, ऐसा लेखक इस प्रसंग के द्वारा व्यक्त करते हैं। बच्चों, यहां तक हमने देखा खुला आकाश, लेखक कुंवर नारायण। यह हमारा इस पाठ का पहला पाठ यहां समाप्त होता है। दूसरा पाठ हम दूसरा पार्ट जो है, इसी पाठ के बारे में हम नेक्स्ट वक्त जो है हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।